रियलिटी ऑफ स्कोप एंड सैलरी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। अगर हम सीएस एग्जाम में एक भी बार फेल हो जाते हैं तो हमको अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं। अगर हम 25, 26, 27 या फिर उससे भी बड़े एज में सीएस बनते हैं तो हमें अच्छा जॉब मिल पाएगा कि नहीं। बहुत सारे वैकेंसी में हम देखते हैं कि प्रेफरेंस मिलता है फीमेल कैंडिडेट को, तो हम मेल कैंडिडेट्स को अच्छा जॉब मिल पाएगा कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा आज ये वीडियो में। कुछ दिन पहले मैंने ये वाला वैकेंसी पोस्ट किया था यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, जिसमें सीएस फ्रेशर का सैलरी था 12.95 लाख पर एनम। 12.95 लाख सैलरी है एक सीएस फ्रेशर का। तो मेरा पर्पस था ये पोस्ट करने का ताकि मैं आप सभी को मोटिवेट कर सकूं और इसके साथ साथ मैं आपको बता सकूं कि आप ऐसे सीएस फ्रेशर कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला ये पोस्ट देख के, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये पोस्ट देख के डीमोटिवेट हो गए, क्योंकि इसमें सैलरी तो बहुत अच्छा था। 12.95 लाख पर एनम बहुत अच्छा सैलरी है फॉर अ सीएस फ्रेशर, बट इसमें 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो देख के बहुत सारे लोगों को डीमोटिवेशन हो गया। जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ये था कि इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसका सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। मतलब अगर आपको कभी भी अटेम्प्ट लगा है सीएस ईटी या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल में, तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एज का, कि जो भी कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है उसका एज 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और थर्ड इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि प्रेफरेंस मिलेगा फीमेल कैंडिडेट्स को। तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लगे और बहुत सारे लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में ही गुस्सा निकालना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे हो सकता है कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर किसी को अटेम्प्ट लगा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो केपेबल नहीं है जॉब करने के लिए। और ऐसा क्राइटेरिया भी कैसे हो सकता है कि फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। मेल कैंडिडेट भी तो हो सकता है जो केपेबल है, जो ज़्यादा डिजर्व करता है ये जॉब को। और अगर आप जनरली भी देखोगे तो जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होता है सीए, सीएस और सीएमए, इसमें 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को कोई ना कोई स्टेज पे अटेम्प्ट तो लगता ही है। तो अगर ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आने लगेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ही जॉब मिलेगा, तो स्टूडेंट्स को ये कंसर्न है कि अगर ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएंगे तो जो 80-90% स्टूडेंट्स हैं जिनको अटेम्प्ट लगा है वो कहाँ पे जाएंगे अच्छा जॉब ढूंढने के लिए। और अगर वो 80 to 90% स्टूडेंट्स जिनको कभी ना कभी अटेम्प्ट लगा है उनको जॉब मिल भी गया, तो क्या वो सैलरी सेम होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को मिलता है या फिर ऑल इंडिया रैंकर को मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आने लगे स्टूडेंट्स के माइंड में, और यही सारे क्वेश्चन का आज आपको ये वीडियो में आंसर मिलेगा, क्योंकि आप भी डिजर्व करते हो जानना कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो या फिर जो भी फ्रेटर्निटी के आप मेंबर हो उसका रियलिटी क्या है और उसका स्कोप क्या है। और मुझे लगता है कि मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता सकता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले मैं खुद स्टूडेंट था 2020 में, और अब 2 साल बाद मैं ये सारे कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ। तो मुझे एक बेसिक आइडिया आ गया है कि क्या होता है बिग 4 फर्म में, क्या होता है लिस्टेड कंपनी में, क्या होता है पब्लिक कंपनी और क्या होता है प्राइवेट कंपनी में। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने के साथ साथ मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों कंपनी वाले ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। मतलब क्यों किसी कंपनी को प्रेफरेंस देना है फीमेल कैंडिडेट को, क्यों कोई कंपनी चाहता है कि जो कैंडिडेट है उसका एज 25, 26, 27 या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, राइट। तो वो रीज़न भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप भी एक प्रोफेशनल हो। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊं और बताऊं कि क्या सैलरी मिलता है एक कंपनी सेक्रेटरी को, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को जानना होगा तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज ए कंपनी सेक्रेटरी। तो अब वापस आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम सीएस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करते, मतलब सपोज हमको एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में एक भी अटेम्प्ट लग गया, तो हमको जॉब मिल पाएगा कि नहीं। क्योंकि जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को प्रेफरेंस मिलेगा। तो हमको जो स्टूडेंट ऐसे जिनको अटेम्प्ट लगा है उनको कभी जॉब मिलेगा कि नहीं, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ अभी, मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ और फैक्ट्स के साथ। अगर आप टॉप 100 कंपनी का वैकेंसी देखोगे फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, वो मैक्सिमम आपको 20 लिस्टेड कंपनीज में देखने मिलेगा आउट ऑफ द 100। और ये तो बात हुआ लिस्टेड का। अगर आप पब्लिक, प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड कंपनी में देखोगे तो 100 में से हार्डली आपको 10 कंपनीज में ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने मिलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला। तो अगर टॉप 100 में से सिर्फ 20 कंपनीज ऐसा क्राइटेरिया रखता है फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, तो आप उसको लेके टेंशन क्यों ले रहे हो। आपका ध्यान होना चाहिए बाकी 80 कंपनीज पे जो अभी भी आपको हायर करने के लिए रेडी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको अटेम्प्ट लगा है कि नहीं एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल में। और ये जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, वो आपको हर सेक्टर के कंपनी में देखने नहीं मिलेगा। कुछ कुछ कंपनीज है स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है, क्योंकि उनका एचआर पॉलिसी इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो कुछ कुछ सेक्टर जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है बैंक में भी स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक, एनबीएफसी, पीएसयू और गवर्नमेंट कंपनीज। इसके अलावा अगर मैं आपको और एक सेक्टर बताऊँ तो वो होगा कमोडिटी सेक्टर में जो कोई कोई कंपनीज है वो ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है।
तो ये 5 सेक्टर को साइड में छोड़ दो, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है जिसमें बहुत सारी कंपनीज है जहाँ की एचआर पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। वहाँ के एचआर को फ़र्क नहीं है आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, आपका एज क्या है, आपको कितने अटेम्प्ट लगे हो, इससे उनको कुछ मतलब नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो आपने कभी देखा नहीं होगा आईटी या फार्मा या एफएमसीजी सेक्टर के कोई भी कंपनी में ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके ईजी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जनरली कौन से सेक्टर में ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो भी 4-5 सेक्टर है। और राइट साइड में आप देख सकते हो पूरा लिस्ट 10 सेक्टर का, जिसमें जनरली ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट वाला या फिर एज लिमिट वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनीज में फ्लेक्सिबल एचआर पॉलिसीज होता है। तो ये पॉइंट का कंक्लूजन यही है कि 80% ऑफ द कंपनीज में ऐसा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट वाला। आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप पहले अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम्स क्लियर कर लो, बट अगर फॉर सम रीज़न आपका एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाता है तो काफ़ी कॉमन है ये, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। फटाफट एग्जाम क्लियर करो, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में। और अब मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2 साल मैंने काम किया है ऐसा कंपनी सेक्रेटरी आफ्टर क्लियरिंग माई एग्जाम्स, और 2 साल में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैंने काम किया है वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, हार्डली 1 या 2 सीनियर छोड़ के कोई भी सीनियर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ है। मतलब 1 या 2 सीनियर मेरे को रिकॉल हो रहे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, बट 15 to 20 ऐसे सीनियर्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, बट आज वो करोड़्स में अर्न कर रहे हैं। और अटेम्प्ट लगने के बाद भी आज उनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है। अब उनको कोई नहीं पूछता कि आपको अटेम्प्ट लगा है कि नहीं, क्योंकि वो कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं बड़े बड़े कंपनीज के, और उनका सैलरी है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता ये वीडियो में, बट ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। काफ़ी ईजी होता है गूगल पे से फाइंड आउट करना कि कोई भी कंपनी सेक्रेटरी का सैलरी कितना है। अब आते हैं एज लिमिट वाले पॉइंट पे कि ऐसा क्राइटेरिया क्यों होता है कि ये एज से ज़्यादा अगर आपका एज होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे कोई जॉब के लिए। मतलब कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है कि कैंडिडेट का एज 20 साल है, 25 साल है या 30 साल है। तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि इनको यूथ को हायर करना होता है, इनको यंगस्टर्स को हायर करना होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे ये वीडियो में। तो अगर जितना ये फ्रेशर को हायर करेंगे, यंगस्टर्स को हायर करेंगे, उतना इनका एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो कम होगा। और ये वाला न्यूज़ तो आपने देख ही लिया होगा कि सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स इंडिया में ही है, इसीलिए कंपनी भी ज़्यादा फ्रेशर्स को लेना चाहती है, ज़्यादा यंगस्टर्स को लेना चाहती है। और आपने ऐसे भी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहाँ पे कंपनीज अनाउंस करती है कि वो आने वाले 5 साल में या फिर 3 साल में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख फ्रेशर्स को हायर करेंगी। मतलब नॉट ओनली CA, CMA बट दूसरे भी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, दूसरे भी जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको हायर करेगी, स्पेशली फ्रेशर्स को। और फ्रेशर को हायर करने का उनको ये भी बेनिफिट मिलता है कि अगर वो फ्रेशर को हायर करेंगे तो उनको कम सैलरी देना पड़ेगा। मतलब एग्जांपल, कोई फ्रेशर है उसको 7 to 8 लाख सैलरी वो लोग दे रहे हैं, तो एक्सपीरियंस्ड वाले को जिसको 5-7 साल का एक्सपीरियंस है उसको 25 से 30 लाख का सैलरी देना पड़ेगा। बट अगर फ्रेशर को लेंगे तो वही उनका काम 7-8 लाख में हो जाएगा। ये एक रीज़न है। और सेकेंड रीज़न ये है कि उनको अपने एनुअल रिपोर्ट में और कम्युनिकेशन में बताना होता है कि वो यूथ को हायर कर रहे हैं, यंगस्टर्स को ज़्यादा जॉब दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं इंडिया में। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज लिमिट वाला, वो भी आपको 2022 में आज के टाइम पे बहुत कम कंपनीज में देखने मिलेगा। आप खुद सोच के देखो, आपने कभी देखा है कि TCS या फिर रिलायंस या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसे बड़े बड़े कंपनी ने वैकेंसी पोस्ट किया है और आपको कभी इसमें देखने नहीं मिलेगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 25 साल से कम होना चाहिए एज, 27 साल से कम होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका HR पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल है, उनको मतलब नहीं है कि कैंडिडेट का एज क्या है। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं कि कोई कोई वैकेंसी में ऐसा क्यों लिखा होता है कि फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। इसका सिंपल आंसर है क्योंकि वो कंपनी को अपना जेंडर इक्वालिटी रेशियो इंप्रूव करना है। अपने एनुअल रिपोर्ट में वो कंपनी को बताना है कि हमने पूरे साल में 20,000, 30,000, 40,000 फीमेल कैंडिडेट्स को हायर किया है। बट जो बड़ा बड़ा कंपनीज है, जो अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वैकेंसी में आपको कभी ये क्राइटेरिया, जेंडर वाला क्राइटेरिया देखने नहीं मिलेगा। कभी आपने नहीं देखा होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या TCS ने क्राइटेरिया डाला है कि खाली फीमेल को प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये जो जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट आया उसके पहले से ही वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मेल को भी और फीमेल को भी। और अगर आपको आपके स्किल्स पे भरोसा है तो ट्रस्ट में, ये जो अच्छी अच्छी कंपनीज है इनको कोई मतलब नहीं है आप कितने भी एज में CS बनो, आपका जेंडर क्या है। अगर आपको आपके स्किल्स पे भरोसा है, आपका स्किल सही है, तो उसी पे वो ध्यान देंगे। उनका HR पॉलिसीज बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका जेंडर क्या है। और जनरली भी अगर आप 100 वैकेंसीज देखोगे, मतलब जनरल बता रहा हूँ, लिस्टेड को छोड़ो, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक कुछ भी हो सकता है। अगर आप 100 वैकेंसी देखोगे तो आपको ये जो क्राइटेरिया है, ये 3 क्राइटेरिया, वो हार्डली 15 to 20 वैकेंसी में देखने मिलेगा, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये सब क्राइटेरिया कि जेंडर क्या है, फर्स्ट अटैम्प्ट है या नहीं, या फिर एज क्या है। उनको फ़र्क पड़ता है आपके नॉलेज से, स्किल से और एक्सपीरियंस से।
अगर आपके पास सही नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस है तो मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारा अच्छा अच्छा कंपनीज है, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे कंपनीज है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके जेंडर से, एज से या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस बने कि नहीं। उनको जो देखना है वो ये देखते हैं कि आपके पास सही नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप जो भी कंफ्यूजन था ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके या फिर सीएस के स्कोप को लेके वो अब क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।